कुछ लोग नतीजों को लेकर कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं, हम समझते हैं कि देखिए, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कहीं हो सकती है, मगर ये इतने बड़े नतीजे जो है किसी मैनिपुलेशन की वजह से नहीं आ सकते हैं। और पार्टियों को चाहिए कि वो आवाम की राय को तब्दील करने की कोशिश करें, आवाम को कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो फिरका परस्त एजेंडा के खिलाफ जो आवाम खड़ी है उसको यूनाइट करें। ये पार्टी जो है उस आवाम को यूनाइट नहीं कर पा रही है, जो जो बड़ी तादाद में वो डिवीजन होने की वजह से फिरका परस्त ताकतें कामयाब हो रही स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ में और हमारे साथ हैं इंजीनियर सलीम साहब। अभी जमात इस्लामी हिंद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो हालिया चुनाव हुए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं सलीम साहब से क्या है। इंजीनियर सलीम साहब, अभी जो हाल में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पे हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की लड़ाई देखी गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं? है। जी, ये बात हमने कही है कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो इस मुल्क में फासिज्म और कम्युनलिज्म, फिरका परस्ती और नफरत की सियासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर से देखा गया है कि मुसलमानों को एक्सक्लूड करने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की स्ट्रेटजी इन पर इस इलेक्शन में अपनाई गई। तो ये जो ताकतें सेकुलर फोर्सेस हैं जो अपने आप को फिस्तायत और फासिज्म के खिलाफ जो खड़ी है ताकतें, उनको चाहिए कि वो बहुत संजीदगी से गौर करें अपने रवैये पर। और उनका रवैया सिर्फ आप एक सॉफ्ट कम्युनलिज्म या सॉफ्ट हिंदुत्व से आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब तक आप सेक्युलर वैल्यूज़ के साथ और आपस के जो इंटरेस्ट हैं उनसे ऊपर उठकर और पूरी स्ट्रेटजी के साथ जब तक मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक वो मुकाबला नहीं हो सकता, और ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो हमने सबको यही नसीहत की है, मशवरा किया है कि ये पार्टियां अपने अपने रवैये पर भी गौर करें और जो नाकामियां हुई हैं उन पर भी गौर करें। और हमने तो उन पार्टी को भी हम कहना चाहते हैं जो पार्टी कम्युनलिज्म का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है और जो नफरत की सियासत की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहती है, तो हम समझते हैं कि ये इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और उनको भी वो रास्ता छोड़ना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का क्या कहते हैं जो आइडियोलॉजी उस पर आगे बढ़ रही है? जो मध्य प्रदेश के सीएम कैंडिडेट थे कमलनाथ, वो भी बागेश्वर धाम के पास जाते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। क्या मजबूरी है कांग्रेस की? ये तो पार्टी खुद ही बताएगी, हम तो नसीहत करेंगे, हम तो बताएंगे उनको कि ये जो आप तरीका अपना रहे हैं और ये जो फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस के एजेंडा पर आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं, या आप भी उसी तरह का एजेंडा अपनाकर दूसरे जो तबकात हैं उनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो ये एजेंडा आपके लिए भी, आपकी पार्टी के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। अच्छा, अभी पीसी में आपने जिक्र करा तेलंगाना चुनाव का कि कांग्रेस ने 2 जगह पर मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, एक जुबली हिल्स पर और एक क्या कहते हैं मोहम्मद, जो उनके पुराने कैंडिडेट थे। तो दोनों ही हार गए क्योंकि पुराने कैंडिडेट जो थे उनकी सीट चेंज कर दी गई और जो जुबली हिल पर थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनको एक ऐसे उम्मीदवार के सामने उतारा गया जिसका वर्क बहुत अच्छा था। तो क्या आपको लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों को हरवा रही कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये पार्टियों का मसला है, इतनी डिटेल में जाना हमारी ज़रूरत भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इन पार्टियों को चाहिए कि वो अगर फ़िरका परस्ती और कम्युनल फोर्सेस का मुकाबला करना चाहती हैं, तो ज़ाहिर है उनको अच्छे कैंडिडेट लाने पड़ेंगे, अच्छे उम्मीदवार लाने पड़ेंगे। अब जहाँ तक तेलंगाना का मसला है, तो वहाँ तो जो अ, अ, असल जो मुकाबला था वो दो पार्टियों के बीच में था और दोनों अपने आप को सेकुलर कहती हैं। लेकिन ये कि वहाँ जो कैंडिडेट जहाँ मजबूत था उसकी तायद की गई। कुछ लोग नतीजों को लेकर कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? नहीं, हम समझते हैं कि देखिए, थोड़ी बहुत गड़बड़ी कहीं हो सकती है, मगर ये इतने बड़े नतीजे जो है किसी मैनिपुलेशन की वजह से नहीं आ सकते हैं। और पार्टियों को चाहिए कि वो आवाम की राय को तब्दील करने की कोशिश करें, आवाम को कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो फिरका परस्त एजेंडा के खिलाफ जो आवाम खड़ी है उसको यूनाइट करें।
ये पार्टी जो है उस आवाम को यूनाइट नहीं कर पा रही है, जो जो बड़ी तादाद में, वो डिवीजन होने की वजह से फिरका परस्त ताकतें कामयाब होती हैं। इसराइल ने फिर से गाजा पर हमला कर दिया, किस तरीके से देखते हैं? जाहिर है बहुत अफसोस की बात है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये सीज फायर फिर से एक्सटेंड होगा, और जो एक हफ्ते के लिए सीज फायर एक्सटेंड हुआ था उसमें काफ़ी अच्छी खुशाइन खबरें आ रही थी दोनों तरफ से। लेकिन ये जालिमाना कार्रवाइयाँ फिर से शुरू हो गई हैं, और अब तक 16,000 से ज़्यादा लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हो गए हैं फ़लस्तीनी, और उनमें 70% से ज़्यादा ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। तो और अब जो सिलसिला नया शुरू हुआ है वो साउथ गाज़ा में, जहाँ लोग, नॉर्थ गाज़ा में पहले पूरी तबाही हुई, और तकरीबन नॉर्थ गाज़ा को एक तरह से रबल्स में, मलबे में तब्दील कर दिया गया, और लोग वहाँ से डिस्प्लेस होकर साउथ की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो अब साउथ पर भी बमबारी हो रही है, और आवाम पर बमबारी हो रही है, सिविलियंस पर बमबारी हो रही है। तो मुल्क की, दुनिया की आलमी जो तो क़ुव्वतें हैं उनको आगे आना चाहिए। हमारे मुल्क को भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल करके इस वार को रोकना चाहिए, और ये जो जालिमाना कार्रवाइयाँ हैं ये रुकनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दायर होना चाहिए, और कोई शख्स जो है इतनी बड़ी तबाही मचा रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है, न यूएनओ की बात मान रहा है, न किसी और की, तो यूएनओ को और दूसरे आलमी जो ताकतें हैं उनको मिलकर इस जालिमाना कार्रवाई को रोकना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।